जी तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद अयूब। पहले हम 3 सेशन कर चुके हैं और आज से हम शुरू करेंगे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स के ऊपर रिपोर्ट्स। ये बताने का मकसद किसी को डराना नहीं है, इसके 2 मकासद हैं। नंबर 1, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये लर्निंग होगी उन नए पायलट्स के लिए जिन्होंने अभी फ्लाइंग सीखना शुरू की है और उनके लिए आगे काफ़ी लंबा सफ़र है सीखने का। वैसे तो अभी हम इस उम्र में हम भी सीखते हैं, रोज़ कोई ना कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, पर उनके लिए ख़ास तौर पे एक लर्निंग होगी कि छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे पायलट्स करते हैं और उसके फिर रिज़ल्ट क्या होते हैं। असल चीज़ होती है कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और कुछ चीज़ें इनमें नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स के लिए भी होगी, ताकि ये समझ आए कि उनको कि पायलट्स किस प्रेशर से गुजर रहे होते हैं और उनको कितने मुश्किल डिसीजन ले रहे होते हैं और उनके पास कितना थोड़ा टाइम होता है। एक चीज़ पैसेंजर्स के लिए ये बड़ी ज़रूरी है समझना कि पायलट्स के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। बहुत थोड़े मौके ऐसे होते हैं जिनमें ड्यूरिंग फ़्लाइट कोई सीरियस प्रॉब्लम है और वो किताब खोल के उसको पढ़ें और फिर उसमें डिस्कस करें और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता। बड़ा थोड़ा टाइम होता है और उसकी सर्टन एक चेकलिस्ट होती है और उस चेकलिस्ट को आपने सर्टन बहुत थोड़े टाइम में एकम्प्लिश करना होता है। उसको उसने कंप्लीट करके उसके ऊपर जो एक्शन आप लेना है वो लेना होता है। बड़े सारे काम के लिए बहुत थोड़ा टाइम होता है और ये सारा एक्शन करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि फॉल्ट है क्या, उसको दूर कैसे करना है और उसके पीछे पूरी उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आज जो मैं रिपोर्ट आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये एक एयरक्राफ्ट है, ग्लेशियर स्पोर्ट्समैन एक एयरक्राफ्ट था। पहले तो मैं छोटे एयरक्राफ्ट की बात शुरू में करूँगा ताकि नए पायलट्स के लिए भी उसमें फ़ायदेमंद हो। बाद में हम एयरलाइन एक्सीडेंट्स की बात भी करेंगे। तो ये ग्लेशियर स्पोर्ट्समैन एयरक्राफ्ट है, छोटा, और ये सैंटियागो यूएसए से एयरबर्न हुआ सुबह 8 बजे और उस वक़्त उस एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी थी 20 किलोमीटर। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली एक 2 तरह के जहाज़ होते हैं, एक टेल व्हीलर जिसमें एक व्हील पीछे होता है, 2 आगे होते हैं, और एक जहाज़ जो नॉर्मली आजकल नए ज़्यादा बन रहे हैं वो उसमें आगे एक व्हील होता है जिसको नोज़ व्हील बोलते हैं और 2 व्हील पीछे होते हैं, छोटे जहाज़ों। ये टेल व्हीलर था जो एक व्हील पीछे और 2 आगे। तो वहाँ से एक पायलट और उसका साथ पैसेंजर, उन्होंने टेक ऑफ किया सैंटियागो से और वो जा रहे थे। तो उन्होंने फैसला किया कि रास्ते में एक कच्चे एयरफील्ड के ऊपर लैंड किया जाए, यानी किसी खेत में लैंड किया जाए। तो जब उन्होंने ये फैसला किया तो उन्होंने एक खेत तलाश किया। उस खेत के ऊपर नीचे आके उन्होंने 2 या 3 दफ़ा एक लो पास मारा। लो पास का मतलब होता है कोई 50-60 फुट पे 70 फुट पे एक पास मारा ताकि वो एवेल्यूएट कर सकें कि क्या ये फील्ड ठीक है लैंडिंग के लिए या नहीं। तो उन्होंने समझा कि ये फील्ड ठीक है लैंडिंग के लिए, लिहाजा इस पर लैंड किया जा सकता है। वो आए, उन्होंने उस पर लैंड किया। लैंड करने के बाद उन्हें ये पता चला कि जिस स्ट्रिप के ऊपर लैंड किए हैं उसके दाएं तरफ और बाएं तरफ झाड़ियाँ थीं और जो विंग्स थे वो उन झाड़ियों के साथ टकराए। यानी फील्ड जो था जिस पे लैंड किया वो तो क्लियर था, बट वो नीचे था, झाड़ियाँ ऊपर थीं। ये वो उस वक्त एवेल्यूएट सही तरह नहीं कर सके। तो दोनों विंग जो थे वो झाड़ियों के साथ टकराए, ख़ास तौर पे राइट वाला विंग वो ज़्यादा टकराया। तो राइट वाला जहाज़ उन्होंने रोका, नीचे उतरे और देखा कि राइट विंग डैमेज हुआ, बट बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। अब जब उन्होंने ये देखा, अब उन्होंने एवेल्यूएट किया कि अब हम टेक ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने फैसला किया पायलट ने कि मैं इस एयरफील्ड से टेक ऑफ कर सकता हूँ इस सूरत में कि जो एक और पैसेंजर मेरे साथ बैठा है उसको मैं उतार दूँ, वेट कम हो जाएगा तो मैं इसमें टेक ऑफ कर दूँगा। लिहाजा उन्होंने उस पैसेंजर को वहाँ उतारा और उसने टेक ऑफ किया। अब जब टेक ऑफ कर रहे थे तो हुआ क्या, जस्ट बिफोर टेक ऑफ उसका जो अगला लेफ्ट व्हील था वो एक सॉफ्ट एरिया में, उस फील्ड में एक सॉफ्ट एरिया था जो नहीं पता चला, उस सॉफ्ट एरिया में ड्रॉप इन कर गया, उसके अंदर यानी धंस गया।
वो जैसे ही अंदर गया तो जहाज़ पूरे का पूरा 180 डिग्रीज लेफ्ट को घूम गया। जब लेफ्ट को घूमा तो उसका जो राइट विंग था और जो लेफ्ट विंग था, लेफ्ट विंग ज़मीन में लगा, राइट विंग दोबारा झाड़ी में लगा और वो जहाज़ सब्सटेंशियल डैमेज हो गया उसको, यानी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। खैर पायलट को इंजरीज आई, पायलट बच गया, लेकिन वो डैमेज हो गया। अब एनटीएसपी ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने, मैं आपको पढ़ के सुना तो फिर आपको ब्रीफ भी करता हूँ। उन्होंने लिखा, द पायलट्स इम्प्रॉपर डिसीजन टू टेक ऑफ with known damage to the wing and his failure to maintain direction control during takeoff on rough terrain। क्या वो ये रहे हैं एनटीएसपी वाले जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो कह रहे हैं कि पायलट का ये डिसीजन ही गलत था कि उसने खुद एवेल्यूएट किया कि ये विंग ठीक नहीं, डैमेज ज़्यादा नहीं है, लिहाजा मैं टेक ऑफ कर सकता हूँ। जब कोई चीज़ जहाज़ में एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो पायलट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको खुद एवेल्यूएट करने ना बैठ जाए कि ये ठीक है, मैं टेक ऑफ कर दूंगा तो ठीक है। उसके लिए प्रॉपर इंजीनियर्स होते हैं जिनका ये काम होता है, और फिर हर एयरक्राफ्ट में जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसका अलग अलग इंजीनियर है। जैसे एयर फ्रेम जो पूरा जहाज़ का स्ट्रक्चर है उसका अलग एक इंजीनियर है, वो सर्टिफाई करेगा। कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा तो रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स के इंजीनियर हैं, वो उसको सर्टिफाई करेंगे। इसी तरह बाकी सब चीज़ों, हर पार्ट के अलग अलग इंजीनियर हैं जो स्पेसिफाइड होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो पायलट ने खुद ही वैल्यूट किया, खुद ही डिसाइड किया कि मैं टेक ऑफ कर दूंगा और मैं जाके दूसरे एयरफील्ड पर लैंड कर जाऊंगा सेफली, किसी को पता नहीं चलेगा। बट इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। हालांकि ये देखिए कि ये जो पायलट था इसके पास मल्टी इंजन रेटिंग थी। मल्टी इंजन का मतलब है कि एक जहाज जिसमें एक इंजन होता है और कुछ जहाज जिनमें दो इंजन होते हैं। दो इंजन के जहाज जो होते हैं नॉर्मली काफ़ी बड़े होते हैं। नंबर 1, उसके बाद मल्टी इंजन रेटिंग थी। नंबर 2, उसके बाद फ्लाइट, वो खुद फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी था। और जो तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यंग लड़का, इमेच्योर लड़का नहीं था, नया पायलट नहीं था। ही वॉज एज ऑफ 59 ईयर्स ओल्ड, मैच्योर आदमी था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने के लिए ये है, एविएशन बिजनेस में यू हैव टू थिंक ट्वाइस और डिसीजन ले अकॉर्डिंग टू द SOP ऑफ द एयरक्राफ्ट। जो मैन्युफैक्चरर आपको बताता है, जो डिसीजंस आपने करने हैं वो एब्सोल्युटली बुकिश होने चाहिए। अपनी मर्जी से आप खुद एवेल्यूएट करके ये काम नहीं कर सकते। ये एक इंसिडेंट था। इसी तरह का एक इंसिडेंट मैं आपको और भी कोट करता हूँ। ये है क्लीवलैंड USA, टेक्सास। वहाँ से एक सेसना एयरक्राफ्ट है जो कि ये भी 23 में एक्सीडेंट हुआ है। जनवरी 29, 23 में ये एक्सीडेंट हुआ। एक पायलट जो उसने टेक ऑफ करना था एक एयरपोर्ट से, क्लीवलैंड से, और उसने जाना था किसी दूसरे शहर में। जब उसने डिसाइड किया कि मैंने जाना है तो वो रात का टाइम था। ये टाइम था रात को शाम को 8 बजे। और उसने फ्लाइट प्लान, यानी फ्लाइट प्लान होता है एक, हम रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं उस लोकल एरिया में जो सिविल एविएशन का जो रैप होता है, जैसे कंट्रोल टावर, उसमें एक फ़्लाइट प्लान हम सबमिट करते हैं जिसमें पूरी जहाज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें लिखा जाता है कि मैंने कहाँ से कहाँ जाना है, कितने लोग इसमें सवार होंगे, फ्यूल कितना होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जिसको हम फ़्लाइट प्लान बोलते हैं। उसने फ़्लाइट प्लान सबमिट किया और फ्लाइट प्लान में लिखा कि मैं VFR जाऊँगा। 2 तरह की फ़्लाइट होती है, IFR इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट रेटिंग, और एक होती है VFR विजुअल फ़्लाइट रेटिंग। यानी कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लाई कर सकते हैं, उनके पास स्पेशल रेटिंग होती है, और कुछ लोग VFR ही सिर्फ फ्लाई कर सकते हैं, वो VFR रेटिंग उनके पास होती है। और उसने कहा कि मैं नाइट में जाऊंगा और VFR जाऊंगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में VFR अलाउड नहीं है, रात को USA में होगी। तो उसने जाने का फैसला किया, लेकिन उसने गलती की, उसने ये नहीं देखा कि उस वक़्त जब वो नाइट में VFR फ्लाइट के लिए उसने रिक्वेस्ट की तो बाकी वेदर कंडीशंस क्या थी। उसने टेक ऑफ किया और जैसे टेक ऑफ किया 800 फुट पे क्लाउड से, और वो क्लाउड्स के अंदर चला गया। जब क्लाउड्स में आप जाते हैं तो VFR नहीं होती। VFR उसको बोलते हैं कि आपने ग्राउंड कॉन्टैक्ट, यानी ड्यूरिंग थ्रू आउट द फ्लाइट, वेदर वो नाइट में हो या डे में हो, तो आपने ग्राउंड कॉन्टैक्ट रखना आपके लिए मस्ट है। तो जब वो क्लाउड में चला गया तो देयर इज नो VFR, वो IFR के तहत चला गया। अब IFR के लिए ज़रूरी है कि उस जहाज़ में सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए कि वो IFR जहाज़ फ्लाई कर सके बगैर देखे हुए ग्राउंड पे। और दूसरा,
उस पायलट के पास इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी होनी चाहिए, उन इंस्ट्रूमेंट के तहत उन इंस्ट्रूमेंट को देख के फ्लाई करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। वो उसके ऊपर एक एंडोर्समेंट लगी होती है कि ये पायलट IFR फ्लाई कर सकता है। खैर वो उस क्लाउड में चला गया। जब वो 20-25 मिनट फ्लाई करने के बाद उसने महसूस किया कि मेरा डेस्टिनेशन आ गई है, तो वो क्लाउड से नीचे डिसेंड किया ताकि मैं नीचे जाकर लैंड करूं। जैसे ही क्लाउड से बाहर आया तो वो पिच डार्क था, उसको कुछ नज़र नहीं आया और वो डिसेंड कर गया। जब डिसेंड किया तो उसने फैसला किया कि ये मुझे एयरपोर्ट नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा मैं गो राउंड कर जाऊँ और किसी दूसरे स्टेशन पर चला जाऊँ। इससे पहले कि वो गो राउंड करता, वो एक दरख्त के साथ टकराया और जहाज़ सब्सटेंशियल डैमेज हो गया और पायलट को माइनर इंजरीज आई। देखना यह है कि इस केस में NTSB ने क्या कहा। NTSB कहता है कि इस पायलट की 3-4 गलतियां। नंबर 1, उसने ड्यूरिंग नाइट VFR जाने की कोशिश की, जबकि उस वक्त वेदर कंडीशन थी वो IFR फ्लाइट की थी, विजुअल फ्लाई नहीं किया जा सकता था। नंबर 1। नंबर 2, उसने VFR फ्लाइट पर सबमिट किया और वो क्लाउड में एडवेंचरली चला गया, हालांकि उसको क्लाउड में फ्लाई नहीं करना चाहिए था। 2 बातें। तीसरी बात, जिस स्टेशन पे वो जा रहा था और वो क्लाउड से नीचे डिसेंड किया ताकि उसको एयरफील्ड नज़र आए, वो वहाँ लैंड कर सके, वहाँ पे ऑलरेडी उस एरोड्रोम की अथॉरिटीज़ ने एक नोटैम इशू किया हुआ था। नोटैम होता है जो कि पायलट्स के लिए एक नोटिस होता है कि उस एयरफील्ड पे या एन रूट कौन कौन सी चीज़ें सर्विसेबल हैं और कौन कौन सी चीज़ें अनसर्विसेबल नहीं हैं, पायलट यूज़ नहीं कर सकते। सो पायलट जब भी प्लान करते हैं, सबसे पहले वो नोटैम्स देखते हैं कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी और क्या चीज़ नहीं मिलेगी, ताकि मैं फ़्लाइट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकूँ और डिसाइड कर सकूँ कि मैं जा भी सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो एक नोटैम इशू हुआ था उस एयरपोर्ट के लिए कि इस एयरपोर्ट की रनवे लाइट्स ख़राब हैं। जब किसी एयरपोर्ट की रनवे लाइट्स ख़राब हो तो वो एयरपोर्ट रात को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो तीसरी गलती उस पायलट की ये थी कि जब वो इस एयरपोर्ट पे जा रहा था तो उसने वो नोटैम नहीं पढ़ा। तभी वो जब क्लाउड से नीचे डिसेंड किया तो उसको एयरपोर्ट नज़र ही नहीं आया, बिकॉज देयर वाज नो लाइट्स। तो ये 3 मेजर गलतियां थी उसकी, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो 2 एक्सीडेंट्स मैंने आपको आज बताए, जिक्र किया। ये याद रखिए कि तमाम वो दोस्त जो फ्लाइंग कर रहे हैं, शुरू किया या वो कर रहे हैं, उनके लिए भी जितने एक्सीडेंट्स हैं मोस्टली मोर देन 90% पायलट्स एरर की वजह से होते हैं। मशीनरी के फेल होने के चांसेस बहुत थोड़े हैं, लेकिन अगर कोई मशीन में फॉल्ट भी आता है तो उसको भी एड्रेस करना, अगर आप सीरियसली रिजिडली अकॉर्डिंग टू दी SOP करेंगे तो उसमें चांसेस मैक्सिमम होते हैं सेव होने के, बचने के और फॉल्ट रेक्टिफाई होने के और सेफ फ्लाई करने के। मसला तभी होता है जब आप गलत टाइम पे गलत चेकलिस्ट करें और डिसीजन गलत लें। तो नए पायलट्स के लिए भी एक सबक है, वही करें जो आपकी SOP कहती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।